What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 5 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इसके बाद आपके पास 3 ही चैप्टर्स बचेंगे। ऑलमोस्ट पूरा फिजिकल एजुकेशन हमारा कंप्लीट है। आज देखता हूं या तो सिर्फ ये या एक चैप्टर और भी करा दूंगा ताकि आपके पास 2 ही चैप्टर्स बच जाए। मेनली हम आज इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फिर जितनी भी चीजें हैं वो सारी बहुत अच्छे से करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा लर्निंग आपको करना पड़ेगा और इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा जी दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो हम कभी भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहां से आएगी? फूड से आएगी। तो फूड का क्या मतलब है? जो भी आप इनटेक करते हो वो खाना है। अब हम लोगों ने एक शब्द सुना है बैलेंस्ड डाइट, कि हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है बेटा जो ज्यादा क्वांटिटी में आप लोग कंज्यूम करते हो, है ना। अब ज्यादा क्वांटिटी में सर जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे फैट्स, जैसे प्रोटीन्स, जैसे वाटर, ये चीजें होती है मैक्रो, जो आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो क्या होते हैं? बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में होते हैं आपके मिनरल्स, वो होते हैं आपके बेसिकली मल्टीविटामिन्स, है ना। तो ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में चाहिए। तो अगर आप इन सब का एक प्रॉपर बैलेंस बना के खाना खाते हो तो एक न्यूट्रिशन रिच फूड बनता है और आप ज्यादा एनर्जी ले सकते हो और आप ज्यादा अच्छे से स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं मेनली आज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बैलेंस डाइट में आपको ध्यान रखना है प्रॉपर क्वांटिटी एज वेल एज प्रॉपर क्वालिटी, दोनों चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। क्या खाना है यानी किस क्वालिटी का खाना है और कितना खाना है। जब प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी हो जाएगी तभी क्या बनेगी? बैलेंस डाइट बनेगी। तो क्या है? अ बैलेंस डाइट मींस ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। ठीक है, सभी फूड ग्रुप्स में से। फूड ग्रुप्स याद रखने हैं बेटा। कौन कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अब देखो वाइटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो में आते हैं और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाटर ये मैक्रो में आते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, राइट। तो ये सब जब आपकी डाइट में होगा तो आप बैलेंस डाइट में आ जाओगे। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन है बेटा साइंस ऑफ फूड। जब आप फूड को अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे में पढ़ते हो और उसका रिलेशनशिप देखते हो हेल्थ के साथ, कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे यूजफुल है। प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, फैट्स का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, मिनरल्स का क्या काम है, विटामिन्स का क्या काम है। जब आपको ये सब अच्छे से आप पढ़ते हो, इसका स्टडी होता है आपको, तो आप न्यूट्रिशियस फूड खाते हो। न्यूट्रिशियस का मतलब सही फूड, सही क्वांटिटी में, जो आपकी बॉडी में जाके सही से साइंटिफिकली रिएक्ट करेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या एज पर योर गोल्स, आप जो भी चाहते हो अपने खाने से। In other words, it can be said that nutrition is the science of food which comprises the dynamic process in which the consumed food is digested। कैसे आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अलग अलग टिश्यूज में फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया, परफेक्ट है। अब न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होंगे? 2, माइक्रो और मैक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए माइक्रो कौन से हैं, मैक्रो कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो माइक्रो मैक्रो हमारे पास इकोनॉमिक्स भी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉर्मली भी हम माइक्रो मैक्रो जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो माइक्रो इज छोटा स्टडी, मैक्रो इज बड़े लेवल का स्टडी। मतलब अगर हम एक ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो साइंस है, और अगर हम पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो मैक्रो है, राइट। तो देखो मैक्रो में क्या आएगा? द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट मैक्रो न्यूट्रिएंट से पूरी होती है। ठीक है, तो जो भी लार्ज अमाउंट में आपको कंज्यूम करने पड़ते हैं वो सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, अब दे सप्लाई एनर्जी, मेजर एनर्जी जितनी भी आती है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी को, वो सब मैक्रो न्यूट्रिएंट से आती है। मैक्रो में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। ठीक है, अब इन चारों को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा बट इजी है। ठीक है, सबसे पहले कार्ब्स की बात करते हैं। कार्ब्स का मतलब हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्ब्स क्या होते हैं भैया? आपकी बॉडी को मेनली जितनी भी एनर्जी चाहिए वो कहां से आएगी? कार्ब से आएगी। ठीक है, जितने भी लोग जिम जाके मसल्स बिल्ड करते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट।
बट वेट उठाने के लिए देखो प्रोटीन हेल्प करता है मसल रिकवरी में। अगर आप जिम जाते हो तो आपके टिश्यूज जो है वो ब्रेक होते हैं, टिश्यूज के अंदर छोटा छोटा माइनर ब्रेकेज आते हैं। अब वो माइनर ब्रेकेज की जब रिकवरी होती है तो प्रोटीन चाहिए होता है, सही है। लेकिन ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, वेट उठाना पड़ता है। वेट उठाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपको कोई स्पोर्ट खेलना है, रनिंग करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी भी करनी है दिन में, तो एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहां से आएगी, कार्बोहाइड्रेट से आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है सर, आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, सब कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट। तो देखो क्या है, carbohydrates are actually the organic compounds that are important for different digestive operations in our body. There's a lot of difference between carbohydrates and the other elements important for nutrition. बहुत सारे differences होते हैं। Carbohydrates भी बच्चों mainly दो तरीके के होते हैं, two types of carbohydrates होते हैं। एक होते हैं जो sweet होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, जिनमें कुछ खास टेस्ट वेस्ट नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सिंपल कौन से होते हैं, जो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, समय लेते हैं, तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं। अब सिंपल कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस। तो बेसिकली जितने भी ये ओस है, ठीक है, तो जितने भी ओस है याद रखना ये सिंपल में आ जाते हैं, सबके लास्ट में ओस है, ओस 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 ओस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन पे आ जाओ, सर प्रोटीन का क्या काम है, भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना प्रोटीन भी डायरेक्टली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो प्रोटीन को पहले अमीनो में ब्रेक करती है हमारी बॉडी, फिर डाइजेस्ट होते हैं, ओके। तो देखो क्या है, प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये मेन चीजें होती हैं जो प्रोटीन में होती हैं। कभी कभी सल्फर भी होता है, ओके। प्रोटीन बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करे जाते हमारे ब्लड में, तो पहले अमीनो में जाएगा, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। सर कितना प्रोटीन चाहिए पर पाउंड, 0.36 ग्राम पर पाउंड, 0.36 ग्राम पर पाउंड बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पे अच्छे से काम करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, प्रोटीन देख लिया। सर प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो प्रोटीन के बच्चे वेजिटेरियन सोर्सेज भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी हो सकते हैं। वेजिटेरियन में अगर हम बात करते हैं, सोया हो गया, दाल हो गया, चने हो गए, है ना, उसके साथ साथ पनीर हो गया। डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारा प्रोटीन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा तो दाल में देखने को मिलता है, सोयाबीन में देखने को मिलता है। ये सब बेसिकली प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। नॉन वेजिटेरियन में जाते हैं तो हमारे पास एग्स हो गए, फिश हो गया, चिकन हो गया, जितना भी मीट है उस सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन दोनों में ही प्रोटीन है। ये भी एक थोड़ा सा लोगों को रहता है कि नॉन वेज में ही प्रोटीन है, ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन फूड में भी काफी अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट होता है सर फैट्स। सर फैट क्या है, अब देखो फैट की जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं मोटापा, ऐसा नहीं है। फैट्स भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए, अच्छे मूड्स के लिए। हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हेल्दी फैट्स कहां से मिलेंगे, ड्राई फ्रूट से मिलेंगे। फैट्स की बात करें तो घी मक्खन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हेल्दी फैट्स की बात हो रही है, ठीक है। घी मक्खन भी अगर एक बेसिक क्वांटिटी में लिया जाए तो इट इज नॉट एट ऑल बैड। बहुत समय से हमारे पिछली कई जनरेशन से हम ऑयल, घी ये यूज करते आ रहे हैं घरों में, तो अगर सही क्वांटिटी में सही चीज ली जाए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो फैट्स में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। परसेंटेज कितना होता है, 76, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। ऐसे ही सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स में भी यही होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स पे भी अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी 3 ही मेन चीजें होती हैं, ठीक है। इसका तो नाम में भी वही है, अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, और मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 होता है, ठीक है। मेनली जो रेशो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो 2:1 होता है, सिर्फ और सिर्फ रैमनोस को छोड़ के। रैमनोस अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास C6H12O5 C6H12O5 होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो 2:1 होता है वो 2:1 नहीं बन रहा। देखो नहीं तो 12:6 बनना चाहिए ना, तभी तो 2:1 बनेगा। तो इसके अंदर नहीं बनता, इसलिए रामनॉस एक एक्सेप्शन है। बाकी नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 होता है। चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया सर। मैं आपको फैट्स बता रहा था। फैट्स जो हैं हमारे पास आगे लिखा हुआ है, देखो देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैट्स। फैट्स कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? कुछ सैचुरेटेड होते हैं, कुछ पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं और कुछ मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं। सही है जी, परफेक्ट है। अब देखो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, सैचुरेटेड फैट्स मेनली यूजुअली पैकेज्ड फूड में आपको देखने को मिलते हैं। आप चिप्स वगैरह कंज्यूम करते हो ना, उसके अंदर काफी होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस। ये बेसिकली हार्ट डिजीजेस का चांसेस बढ़ाते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इनसे ब्लड में। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा आप जब भी कोई खाना खाओ, आप कोई भी बाहर से पैक्ड फूड लो, तो उसके पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू दी होती है। प्लीज उसमें चेक करा करो कि सैचुरेटेड फैट्स तो नहीं है बहुत ज्यादा। ओके आगे देखो लिखा हुआ है पॉली अनसैचुरेटेड हो गए और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए। ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ बाहर से पैक्ड फूड कंज्यूम करो तो सैचुरेटेड बहुत ज्यादा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। सही है जी, परफेक्ट है। चलो भाई, इसके बाद आता है वाटर। पानी सब लोग जानते हैं कि वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सही है। और आवर ब्लड ऑल्सो कंटेन्स 90% ऑफ द वाटर। H2O सब जानते हैं, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1। चलो भाई, मैक्रो न्यूट्रिएंट समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट है, फैट्स कितने इंपॉर्टेंट है और वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, राइट। उसके बाद आप लोगों ने प्रोटीन के सोर्सेज देख लिए। फैट्स के सोर्सेज के लिए आप सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर नॉन वेजिटेरियन में तो होता ही है। उसके बाद आपके पास वाटर हो गया, पानी इज अ बेसिक जो चाहिए ही चाहिए। अब चलते हैं माइक्रो पे। सर माइक्रो में क्या है? माइक्रो में ध्यान रखेंगे बेटा जी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स ही बोल दिया था मैंने, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप देखो, हम लोग को ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, हमारी डाइट में हम कई बार क्या लैक कर देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है एज कंपेयर टू मैक्रो, तो हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट ध्यान रखो, आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत जरूरत होती है, ठीक है। अब ये काफी छोटे अमाउंट में होते हैं। सबसे पहले मिनरल्स हो गया। मिनरल्स आर एसेंशियल इन आवर डाइट। अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब देखो, आपका जितना भी बॉडी वेट होता है उसका 4% मिनरल्स का बना होता है ना। आपके टीथ्स के लिए, अच्छी स्किन के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, bones and muscles. Minerals can be classified into macro, that is major minerals, and micro, that is बहुत ही small level के minerals होते हैं। यानी minerals के भी 2 parts आप कर सकते हो। चलो भाई, उसके बाद देखो मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं। मैक्रो कौन से होते हैं? जो आपको अच्छे चाहिए ही चाहिए और आपको काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू द माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखो कैल्शियम, कैल्शियम सब जानते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम का क्या काम है? टॉप मैक्रो मिनरल है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और टीथ्स के लिए तो काफी बार पूछा गया है कि बोन्स और टीथ्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलेंगे भैया सबसे पहले हमें इसके अंदर कैल्शियम चाहिए और वो क्या है? एक मैक्रो मिनरल है। ओके चलो भाई, उसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी अच्छी नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम नमक, राइट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, अच्छे रिएक्शंस के लिए वो बेसिकली क्या चाहिए आपको? सोडियम। सही है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम कई बार लोगों की डाइट में गायब होता है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो रिच इन मैग्नीशियम होते हैं, कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। इट रिपेयर एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है। मीट में, ब्राउन राइस में, बीन्स में, होल ग्रेन्स में पाया जाता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बेसिकली आपकी बोन्स और टीथ को फॉर्म करने में हेल्प करता है। जब आपकी बोन्स फॉर्म हो रही होती है, छोटी एज में बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, टीथ आ रहे होते हैं उस बच्चे के, तो वहां पे फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। इट इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन एग, फिश, COD लिवर, मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस,
राइस भी अनपॉलिश्ड, देखो हमेशा बोला जाता है कि राइस भी कौन से कंज्यूम करने चाहिए, जो पॉलिश्ड ना हो, जो केमिकल्स से ना बने हो, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखा करो, पढ़े लिखे बच्चे हो। इसके बाद आते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये बेसिकली हमारे पास माइक्रो में आ जाते हैं। देखो सर, आयोडीन थायराइड ग्लैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आयरन हेमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, खून की कमी जिनमें होती है उनको आयरन कंज्यूम करने को बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के लिए, डायबिटीज वालों के लिए क्रोमियम का ध्यान रखना है। कॉपर और कोबाल्ट, ये तो आपको बस याद होने चाहिए, ऊपर के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परफेक्ट है, ये माइक्रो हो गए। अब चलते हैं वाइटामिन्स पे। वाइटामिन्स क्या है जी, देखो जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए, उसी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए, हेल्दी रिकवरी के लिए, कोई बीमार हो गया उसको जल्दी से रिकवर होना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाइटामिन्स, राइट। आपके ब्लड कितना अच्छे से सर्कुलेट कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए भी वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सर वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, देखो वाइटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस, वाइटामिन्स इंक्रीजेस इम्यूनिटी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करते हैं। वाइटामिन्स भी 2 तरीके के हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। देखो बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जो पानी में डिजोल्व भी नहीं होंगे, तो उनको अच्छे से डिजोल्व करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है। अब अगर आप फैट्स कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, आप हेल्दी फैट्स, आप डेयरी नहीं खा रहे हो, आप मेनली ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, आप बहुत सारे इस तरीके का खाना नहीं खा रहे हो जिसके अंदर आपको फैट्स मिलते हैं, हेल्दी फैट्स मिलते हैं, तो फिर आप इनको भी डिजोल्व नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी में। तो बहुत सारे ऐसे वाइटामिन्स हैं जिसको डिजोल्व करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे पानी में हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ठीक है। सबसे पहले फैट सॉल्युबल याद कर लो। फैट सॉल्युबल कौन से हैं, कीड़ा, कैसे याद रखना है, KEDA, कीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। फैट कहां से आएगा, कीड़ा से आएगा, ओके। फैट सॉल्युबल इज KEDA, कीड़ा, ओके। विटामिन KEDA याद रखना है। ए कहां पे मिलता है, घी, मिल्क, कर्ड, एग योक, फिश, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज, स्पिनच। अब देखो बहुत सब में ना बहुत सारे कॉमन है, तो आप कॉमन कॉमन याद कर लेना, लिखाना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओके। के ज्यादा अच्छे से याद रखना, कॉलीफ्लावर में, स्पिनच में, कैबेज में, टोमेटो में, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, सही है। ये विटामिन के इंपॉर्टेंट रहता है सबसे। चलो भाई, फैट सॉल्युबल कीड़ा हो गया। और वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है, वाटर सॉल्युबल में मेनली विटामिन बी वाला आता है, बी एंड सी, ओके। बी और सी ये किस में आता है, वाटर सॉल्युबल में। तो फैट सॉल्युबल तो कौन सा है, फैट सॉल्युबल तो कीड़ा है और वाटर सॉल्युबल है बीसी, ओके। तो फैट सॉल्युबल इज कीड़ा, वाटर सॉल्युबल इज बीसी, ओके। बी में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, बी में देखो बेटा 8 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 होते हैं बी में भी। कौन कौन से, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, फॉलिक एसिड। और विटामिन सी तो सब जानते हैं यार, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी स्किन के लिए, राइट। उसके साथ साथ ब्लड के अंदर सुबह सुबह आपने देखा होगा कई लोग पानी में लेमन डाल के, सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है। अगर आप उठते ही थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लो, उसके अंदर नींबू डाल के एक डेली कंज्यूम करो, तो आप देखोगे आपका स्किन शाइन करने लगेगा, बहुत हेल्दी आप लोग फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, फ्रेश फील करोगे, काफ़ी क्लीनिंग हो जाती है बॉडी की। अगर आप सुबह सुबह एक ग्लास में हल्का सा गर्म करके वार्म वाटर लेके उसमें नींबू डाल के कंज्यूम करो डेली बेसिस पे, देखो कितना अच्छा फील करोगे। विटामिन सी का कमाल है। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज ओडरलेस एंड वाइट इन कलर। सोर्सेज कहाँ से मिल सकता है, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे विटामिन सी के लिखे हुए हैं, 4 से 5 याद रख सकते हो, ओके। अब बी में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले B1 थियामिन। थियामिन क्यों बोलते हैं, दिस विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड थियामिन, क्योंकि मेनली इसके अंदर सारे के सारे व्हीट से आता है मेनली। तो व्हीट, ग्राउंडनट्स, ग्रीन पीस, ऑरेंज, पिग मीट, लीवर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन B1। विटामिन B2 इज राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन येलो कलर का होता है, ओके, येलो इन कलर, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन याद रख लेना बस, ओके। B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड,
B6, B7 बायोटीन, B7 इज इंपॉर्टेंट, बायोटीन, एंड B12 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रेड कलर का होता है। तो कलर प्लीज याद रखना, जिनके कलर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, राइट। चलो भाई, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल हो गए, सही है। इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अब देखो, डाइट में हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब मैक्रो और माइक्रो में से कौन से ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रिशन है, और कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है बट वो इसेंशियल है, हमारे लिए जरूरी है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। बस वाटर को हटा दो, पानी के अलावा सब न्यूट्रिटिव है, सब में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन है, सबसे कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को। पानी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन पानी फिर भी इंपॉर्टेंट है, बट आएगा नॉन न्यूट्रिटिव में। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द फूड विच वी eat contain various nutrients which are essential for our body. There are large number of nutrients required in our balanced diet. Some of them are nutritive, जैसे carbohydrate, fats, proteins. Some are नॉन न्यूट्रिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया फैट। फैट की बात हम पहले ही कर चुके हैं। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर लाइट टू मॉडरेट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज। मेनली जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो उसके लिए फैट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने कार्ब्स नहीं कंज्यूम करें, आपने वर्कआउट करना है। अब कई लोग सुबह उठ के वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ सुबह उठ के। हर संडे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, सुबह मैं कुछ भी नहीं खा के जाता, बस पानी पी के चले जाता हूँ। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? 20-20 ओवर का, 25-25 ओवर का मैच खेल रहे हैं हर संडे, एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है वहां से बॉडी एनर्जी ले लेती है। तो स्टोर्ड फैट हमें हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में। तभी तो अगर किसी को वेट लूज करना हो, कई लोगों का बेली फैट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बेली फैट होता है, तो उस बेली फैट को रिमूव करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? कैलोरिक डेफिसिट में जाओ, सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करो, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करने के अलग अलग कैलकुलेटर्स आते हैं, गूगल पे डालोगे आपका वेट हाइट से मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। आपको बस उससे डेफिसिट में रहना है, जितनी वो बता रहा है उससे थोड़ा सा कम कैलोरी कंज्यूम करनी है और वर्कआउट अच्छे से करना है, ठीक है। इसका मतलब जो कैलोरी इनटेक है उससे ज्यादा कैलोरिक बर्न होना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये चीज दिमाग में होती है कि वर्कआउट करेंगे, सिर्फ कार्डियो करेंगे तो ही कैलोरी बर्न है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल चलने से भी कैलोरी बर्न होता है। अंडररेटेड है वॉकिंग, अगर आप अच्छे से पैदल चलते हो ना तब भी बहुत अच्छा कैलोरी बर्न होता है। अब आपने खाया कम है, बॉडी को रिक्वायर्ड ज्यादा है, तो बॉडी कहां से एब्जॉर्ब करेगी? फैट में से। तो फैट कटना शुरू हो जाता है, ऐसे बेली फैट कम होता है। बेसिक साइंस बता रहा हूं आपको मैं इसके पीछे की, समझे। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग लगे होते हैं जिम्स में, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। साइंस जो बोल रहा है मैंने आपको बता दिया। ओके, देखो, fat is considered as a major source of fuel for light to moderate level of activity. Various types of sports require different proportion of fats. अलग अलग तरीके का चाहिए होता है। Minimum amount of fat is desirable. कम से कम एक बेसिक फैट चाहिए बॉडी में, अच्छे रनर के लिए, जंपर के लिए, जिमनास्ट के लिए जरूरी होता है। ठीक हो गया, परफेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स भी न्यूट्रिटिव में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की भी हम पीछे बात कर चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से वही चीजें हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना प्रोटीन चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बेसिकली अगर मैं आपको पर केजी के हिसाब से बताऊं तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम लोग बोल के चलते हैं पर केजी, जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। साइंस इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स बिल्ड करनी है, अच्छा तगड़ा दिखना है, बढ़िया मसल, बाइसेप्स चाहिए, अच्छे ट्राइसेप्स चाहिए, है ना, तो फिर आपका जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन। अगर आप 70 केजीज के हो तो 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 50 किलो के हो तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ओके, चलो भाई, प्रोटीन भी क्लियर हो गया। विटामिन भी बेटा हमारे पास किस में आता है? न्यूट्रिटिव में आ जाता है। अब विटामिन में देखो क्या लिखा हुआ है, विटामिन्स आर एसेंशियल इन द नॉर्मल डाइट फॉर गुड परफॉर्मेंस, बट देयर इज नो क्लियर एविडेंस दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन इंप्रूव द परफॉर्मेंस। एक्स्ट्रा अमाउंट तो किसी भी चीज का नहीं चाहिए, ठीक है। विटामिन्स एक बैलेंस्ड फॉर्म में चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। There are only 3 vitamins which have received the attention of researchers. ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट vitamins हैं जिसपे ज्यादा रिसर्च हुआ है? विटामिन सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स। तो सी की बात करेंगे, ई की बात करेंगे, बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी में क्या लिखा हुआ है? लो लेवल ऑफ विटामिन सी डज नॉट रिड्यूस द वर्क परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। 60 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी इनटेक बाय नॉन एथलीट और 300 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम में बी सक्सेसफुल
डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द किडनीज। अब देखो बहुत ज्यादा होगा तो किडनी पे भी इंपैक्ट करेगा, तो एक बेसिक अमाउंट जो रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं आपको फूड से कंज्यूम करना चाहिए, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरीके से विटामिन ई सही है, ये आपको हेल्प करता है अच्छी इम्यून सिस्टम में, अच्छी रिकवरी में। अगर आप बीमार हो किसी डिजीज में, उससे उठने के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा ग्रुप पीछे पढ़ लिया हमने, 8 इसके अंदर होते हैं, वो सब अच्छे से आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है जी। मिनरल्स भी हम पीछे पढ़ के आ गए, तो मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूट्रिटिव में सब आ गया है ना, न्यूट्रिटिव में कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, फैट्स भी आ गया, प्रोटीन्स भी आ गया, विटामिन्स भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया, क्योंकि इन सब में न्यूट्रिशन है, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया अच्छी हेल्थ के लिए। चलो भाई, इसके बाद आ गए नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव में क्या क्या होता है? नॉन न्यूट्रिटिव में मेनली बच्चों फाइबर, रफेज, वाटर। सर फाइबर और रफेज क्या है? देखो फाइबर क्या है, फाइबर आपको हेल्प करता है आपको ज्यादा देर तक भूख ना लगे, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार फ्रूट खाने की बजाय फ्रूट जूस पी लेते हैं, सही है। अब सपोज आप 4-5 गाजर खाओ और 4-5 गाजर का एक गिलास जूस निकाल के पी लो, तो जूस में आपके पास सब कुछ आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? रफेज नहीं आया, फाइबर नहीं आया। वो आपको हेल्प करता है पेट भरने में। जूस पीने के आधे घंटे बाद तुम्हें फिर भूख लग जाएगी। वहीं तुम लोग 4-5 गाजर खा के रखो तो आप काफी फ्यूल्ड फील करोगे, आपको भरा भरा फील होगा, भूख जल्दी से नहीं लगेगी, हैवी हैवी सा फील होगा। अब हैवी से आई डोंट मीन कि ब्लोटेड फील होगा, है ना। हैवी का मतलब है कि आपको लगेगा हाँ ठीक है यार सैटिस्फाइड, हमने कुछ खाया है, तो आप ज्यादा देर तक काम कर सकते हो। जूस पीने के आधे घंटे बाद तुम्हें फिर भूख लग जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं फाइबर और रफेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो ये न्यूट्रिशियस नहीं है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा हुआ है देखो हमारे पास, फाइबर और रफेज हैज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, इट इज इंक्लूडेड इन द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, इट इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे सैलेड बनाया, ग्रीन सैलेड बनाया, लीव्स वगैरह लिए, तो अब ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव नहीं है, लेकिन ये फाइबर है, सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, it cannot be digested by the human intestinal tract, it consists of water and improves intestinal function by adding bulk to the food। ठीक है, it satisfy appetite, वही आपको लगता है कि हाँ यार अब पेट भरा हुआ है। ओके चलो भाई, वाटर हो गया, वाटर भी नॉन न्यूट्रिशियस होता है। पानी में क्या है, कोई न्यूट्रिशन थोड़ी ना है, लेकिन पानी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे ब्लड फ्लो के लिए, अच्छे ब्लड के लिए, राइट। तो पानी आ गया इसके अंदर। कलर कंपाउंड्स आ गए, मोमोज की चटनी खाते हो ना, रेड कलर की रंग मिला देते हैं उसके अंदर। बहुत सारे येलो कलर के राइस बनते हैं हमारे घर में, जैसे बसंत पंचमी में, मुझे बताना आपके घर पे ही बनते हैं क्या? हमारे घर में बसंत पंचमी में मम्मी येलो कलर के राइस बनाती है, उसके अंदर कलर डाल देती है। तो कलर कंपाउंड्स हो गए, फ्लेवर्स हो गए, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो जितने भी अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं उनमें भी खास न्यूट्रिशन नहीं होता, बस वो हमें टेस्ट के लिए डाले जाते हैं। प्लांट कंपाउंड्स हो गए, तो ये सारे बेसिकली नॉन न्यूट्रिशियस हैं। ओके, तो फाइबर हो गया, वाटर हो गया, कलर कंपाउंड्स हो गए, उसके साथ साथ हमारे पास फ्लेवर हो गया, प्लांट कंपाउंड्स हो गए, ये सारी चीजें। चलो भाई, अब आ रहा है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। ये कुछ एक लास्ट टॉपिक है जो इसी साल आया है, पिछले साल ये नहीं था, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। सिंपल है, आसान है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट किसको बोलते हैं? देखो यार, आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से एक हेल्दी वेट डिफाइन करा गया है। तो एक इंसान जो हेल्दी है उसका एक एप्रोप्रिएट वेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, एन इंडिविजुअल हु हैज हेल्दी वेट लीड्स टू अ हेल्दी लाइफ विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिसीजेस। जिसका वेट हेल्दी होगा, अब देखो अंडर वेट को भी कुछ ना कुछ बीमारी लग सकती है, ओवर वेट के पीछे तो बीमारी पड़ ही जाती है। जितने भी ओवरवेट लोग होंगे आप देखोगे ना, मोटे होंगे, उनको यूजुअली जल्दी से डिजीजेस होती हैं। इसलिए बोला जाता है आपका वेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इट मींस दैट इफ एन इंडिविजुअल हैज अ हेल्दी वेट ही कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। परफेक्ट हो गया, सही है जी। अच्छा, कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। आ जाओ जी, देखो यहां पे हमारे पास ये वेट के बारे में टेबल दी हुई है, तो बस आप अपना वेट और उसका हेल्दी चेक करके चल लेना, है ना। आपकी हाइट सपोज, लेट सपोज 183 सेंटीमीटर है। ओके, तो 183 में लो इज 67 से 71, मीडियम ये है और मैक्सिमम ये है, इतना होना चाहिए। तो मेल और फीमेल का चार्ट है, कोई भी आप 2 से 3 याद करके चले जाना, अपना, अपने से पहले वाला, अपने के बाद वाला,
वो एग्जाम में लिख देना, अगर आ गया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए। एटलीस्ट अपना चेक तो कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका हेल्दी वेट है या नहीं है। ओके, अपनी हाइट देखना सेंटीमीटर में, फिर आपका वेट मेजर करना, फिर चेक करना हेल्दी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। चलो भाई, अब आता है सर बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए वेट, ये केजी में होना चाहिए, और हाइट जो आपकी मीटर में होनी चाहिए, तो हाइट इंटू हाइट। तो क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, राइट। जब आप वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो आपकी जो वैल्यू आई है, अगर वो 18.5 से 24.9 के बीच में आई है तो नॉर्मल है, उससे कम है तो अंडर वेट है, उससे ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 25 से 29 ओवरवेट, ये ओबेसिटी, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। प्लीज इसको याद रखना, ये टेबल याद करके जाना बच्चों। द WHO क्या है, बोलो 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 बोलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्राइटेरिया फॉर अंडरवेट, हेल्दी, नॉर्मल वेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर एज फॉलोज। ये आपको याद करना है, प्लीज इसको लर्न कर लेना। ओके, और वेट अपॉन हाइट स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, चलो सर, हाउ टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। हेल्दी बॉडी वेट कैसे मेंटेन रखें, बेसिकली टॉपिक ये है। तो मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना गोल सेट करो, है ना, आप मेजर करो कि कितना होना चाहिए, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर लूजिंग बॉडी वेट, अगर आपका ज्यादा है तो यू शुड सेट एन एप्रोप्रिएट गोल, गोल सेट करो, हाउ मच वेट यू वांट टू शेड और लूज। While setting the goal, you should know about your capacities and limitations। इसका मतलब आप जब भी गोल सेट करो, the goal should be realistic। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक महीने में 10 किलो वेट लूज कर दूंगा, भाई बीमार हो जाओगे, बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो अच्छे से एक अच्छा प्रॉपर साइंटिफिक वे में अपना टारगेट रखो और अकॉर्डिंगली काम करो। तो सबसे पहले तो गोल सेट कर लो। गोल सेट करने के बाद देखो लिखा हुआ है ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। प्लीज ज्यादा वेट पे फोकस नहीं करो, हेल्थ पे फोकस करो। इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट लूजिंग वेट फॉर हेल्थ रादर देन अपीयरेंस कैन मेक इट इजियर टू सेट रीजनेबल गोल्स। आपको हेल्थ के लिए वेट लूज करना है, अपीयरेंस के लिए नहीं। ये नहीं कि मैं बढ़िया दिखूं, टोन्ड दिखूं, मेरे मसल्स होने चाहिए बढ़िया, भाई पहले हेल्थ का भी ध्यान रखो। आपको कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं लड़ने, आपको बॉडी बिल्डिंग शोज नहीं लड़ने, आपको बस इतना होना है कि आप कोई भी कपड़ा पहनो आपके ऊपर अच्छा लगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हेल्थ के लिए वेट लूज करना है, ना कि अपीयरेंस के लिए। ओके, कट योर कैलोरीज, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया यार, कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना पड़ेगा। अब किताबों में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक समझा चुका हूं, तुम वही लिख के आ जाना। पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे, मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के बाद इफ यू रियली वांट टू लूज डाउन द फैट, आपको वेट नीचे लेके आना है, फैट कट डाउन करना है, तो फिर आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना है। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ गए। एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाओ। एक्टिव लाइफस्टाइल का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ वर्कआउट करो, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी यार, शरीर चलना चाहिए, मेन बात ये है। सही है। उसके बाद योगिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, योगी का मतलब योगा वगैरह कर सकते हो, पूरा का पूरा चैप्टर है, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है, आराम से तैयार करेंगे उसको। उसके साथ साथ फैटी फूड्स अवॉइड करो। फैटी में अब देखो हेल्दी फैट्स खा सकते हो, जितने भी अदर फैट्स होते हैं जो हेल्दी नहीं है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, प्लीज उसको अवॉइड करो। जितने भी लोग ये समोसे खाते हैं ना, भर भर के समोसे खाएंगे, खस्ता खाएंगे, पराठों में एक्सेसिव घी खाएंगे। अब देखो हमारे घर में भी पराठे बहुत बनते हैं, लेकिन बहुत बेसिक ऑयल के साथ, है ना, बहुत बेसिक घी के साथ। तो वो ध्यान से, अब देखो अगर मैं साइंस की तरफ जाऊंगा तो साइंस थोड़ा सा हमारा ऑयल को, हमारे फैट को बहुत ज़्यादा ही बुरा दिखाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हमारे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आयुर्वेदा में जाएं तो वहाँ पे घी का बहुत यूजेज बताया गया है, कई दवाइयों में भी यूज होता है। तो उसका एक बैलेंस है कि कितना, किस तरीके से, और उसके साथ साथ उसका हार्ड वर्क भी करना पड़ता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक्टिव लाइफस्टाइल, योगिक एक्सरसाइज, फैटी फूड्स अवॉइड करने हैं, जंक फूड अवॉइड करने हैं, राइट। जितने भी जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं, बचना है इनसे अगर हेल्दी रहना है। ओके, और ओवर ईटिंग नहीं करनी है, उतना खाओ जितनी भूख हो, राइट। चलो भाई ये भी समझ गए सर। इसके बाद पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग आते हैं। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग का क्या मतलब हो गया, आप देखो भैया डाइटिंग करनी है लेकिन उससे नुकसान भी हो रहे हैं,
बहुत ज्यादा डाइटिंग भी नहीं करनी, एक्सेसिव डाइटिंग से भी नुकसान हो जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नाउअडेज एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन स्लिम एंड ट्रिम, सबको स्लिम दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है। पीपल हु आर ओवरवेट यूज वेरियस मेथड टू लूज वेट, मोस्ट ऑफ देम अदर टू डाइटिंग, डाइटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। बिगिनिंग में शुरू में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत ज्यादा वेट भी एड ऑन हो जाता है। तो बहुत ध्यान से सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है, बहुत साइंटिफिकली चीजें करनी चाहिए, तब आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा, सही है। द मेजर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग आर स्टेटेड बिलो, देखो क्या क्या है। नंबर 1, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, कई लोग बहुत एक्सट्रीमली अपनी कैलोरीज गिरा देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है फॉर डाइटिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज इज रिड्यूस्ड एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा गिरा देंगे। अगर बहुत ज्यादा गिरा देंगे तो एकदम से सडनली बहुत ज्यादा वेट गिर जाएगा, जिस वजह से आपका एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप हो सकते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज भी ड्रॉप हो सकती हैं। तो आपको बहुत साइंटिफिकली धीरे धीरे उसको नीचे लेके आना है। कैलोरिक डेफिसिट जो है वो धीरे धीरे 50 कैलोरीज कम करते हुए लेके आओ ना यार, बहुत तेजी से नहीं करना, ठीक है। देखो लिखा हुआ, इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, इट विल डेफिनेटली लोअर योर मेटाबॉलिज्म एंड एज अ रिजल्ट योर बॉडी वेट विल नॉट रिड्यूस्ड इन अ हेल्दी मैनर, हेल्दी मैनर में नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ लोग न्यूट्रिएंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जनरली सम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन डाइटिंग, इन रियलिटी योर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग बिल्कुल कार्ब्स और फैट्स को कट कर देते हैं, प्रोटीन पे रहते हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्किपिंग मील्स। मील्स आपको स्किप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको एकदम मील स्किप नहीं करनी है, आपको सही खाना खाना है सही समय पे, तो भी आप स्लिम ट्रिम फिट दिखाई दे सकते हो। अंडरस्टैंड दिस, ओके। स्किपिंग मील्स वर्क्स अगेंस्ट योर वेट लॉस प्लान्स कई बार, ओके। इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू बेवरेजेस, कई लोग बेवरेजेस के थ्रू, ठीक है, कि चलो भाई कोई मिल्क शेक पी लेते हैं, कोई इस तरीके की चीजें पी लेते हैं, तो हम कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से बैलेंस्ड वे में करो ना, ऐसा नहीं। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, मोस्ट प्रोबेबली यू ले स्ट्रेस ऑन नॉट टू ईट मोर एंड नॉट ऑन व्हाट यू ड्रिंक। In fact, beverages, coffee with cream and sugar, sweetened juices and sodas really contribute to weight gain. ये आपका वेट लूज करने में हेल्प नहीं करेंगे, वेट और गेन हो जाएगा आपका इनसे, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, वही वाली बात है, कैलोरीज का ध्यान नहीं दिया, कम ज्यादा हिसाब किताब बनाया नहीं, बस चल पड़े जैसा हमें बताया गया। साइंटिफिक वे में करो, ज्यादा बेटर है, ओके। चलो भाई, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है बेटा, कई लोग किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फूड के इंटॉलरेंट होते हैं। इंटॉलरेंट का मतलब उनकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उनको एलर्जिक इफेक्ट्स उससे आ सकते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग डेयरी के इंटॉलरेंट होते हैं, राइट, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और उनको सालों साल पता ही नहीं होता ये बात कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ऐसे ही कई लोग सोया के इंटॉलरेंट होते हैं, जो सोयाबीन होता है कई लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अलग अलग ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे कंपोनेंट ऑफ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस इज मोस्ट कॉमन देन फूड एलर्जी। फूड इंटॉलरेंस इज अ टर्म यूज्ड वाइडली फॉर वेरिड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फूड। अब देखो मेन बात, यहां से आप एग्जाम में लिख के आना, फूड इंटॉलरेंस मीन्स इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सर्टेन फूड्स, खाने के कुछ एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये सर क्यों होता है, ऐसा है ही क्यों, देखो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो कई बार वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, जिस वजह से ये फूड इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, सिंपल, ओके। फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय अ पार्ट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी of the enzymes responsible for breaking down or absorbing the food. These deficiencies are usually innate. Sometimes food intolerant can be diet related or can be due to illness. Okay. Symptoms क्या होंगे भैया, आपको पेट में दर्द होगा, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इस तरीके की चीज है, गैस, क्रैम्प्स, हार्ट बर्न, हेडेक, इरिटेटेबिलिटी, नर्वसनेस, ये सब फूड इंटॉलरेंट की निशानी है। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, छोटे छोटे चेंजेस करो अपनी डाइट में, ठीक हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, बहुत बेसिक चीजें हैं, समझ रहे हो, ये डेली बेसिस पे आप लोग यूज करते हो, अपने घरों में देखते हो, तो बहुत बेसिक्स के साथ ये ठीक किए जा सकते हैं। इंडिविजुअल कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू एक्सक्लूड फूड, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको एक्सक्लूड कर दो, राइट।
इफ यू आर अनेबल टू नो द फूड विच कॉजेज प्रॉब्लम यू शुड सीक एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प। आपको समझ में नहीं आ रहा अगर कि कौन से फूड से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेडिकल हेल्प लो। कुछ बेसिक टेस्ट के थ्रू, थोड़ी सी डायग्नोसिस के थ्रू डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि किस चीज से प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दो, राइट। फॉर मैनेजिंग फूड इंटॉलरेंस, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, हिस्टामाइन इंटॉलरेंस थेरेपी कैन बी अप्लाइड। अब ये थेरेपीज आपको डिटेल में पढ़ाई नहीं गई हैं और ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक भी है, तो इस चीज़ के लिए तो हमें बायो पढ़नी पड़ेगी और हम फिजिकल पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो बेसिक बेसिक इज इनफ, ठीक है। फूड मिथ्स, मिथ्स का क्या मतलब, मथ्य। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मिथ है, फैक्ट नहीं है लेकिन लोग उसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जो फूड के साथ जुड़े हुए हैं, आओ उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पोटैटोज मेक यू फैट, आलू खाओगे तो मोटा हो जाओगे, ऐसा फूड मिथ है। जरूरी नहीं है कि आलू खाने से इंसान मोटा होगा, मे बी और मे नॉट भी, है ना। तो कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है, बट हाँ एक मिथ हम लोग ये मान सकते हैं। अर्लियर पीपल यूज टू थिंक दैट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे राइस, पोटैटो इंक्रीजेस द बॉडी वेट, so for losing or reducing weight they used to eliminate carbohydrates rich food from the diet. Now we know that carbohydrates are body's preferred energy source. अब आपको पता ही है कि एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Potatoes do not automatically make you fat, so there is no problem in taking potatoes in moderate quantity. ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो यार किसी भी चीज से मोटे हो जाओगे, सही क्वांटिटी में लो, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पोटैटो से फैट होगा। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। जितना भी फैट फ्री प्रोडक्ट होते हैं जो लिखा होता है कि फैट फ्री है, शुगर फ्री है, इनसे आपका वेट कम होगा, ये भी एक मिथ है। फैट फ्री लेबल्ड प्रोडक्ट्स कैन लीड टू वेट गेन, कई बार वेट गेन भी हो सकता है। दीज फूड्स हैव मोर कैलोरीज, अप्रोक्सीमेटली दीज प्रोडक्ट्स हैव द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज इन कंपैरिजन टू अदर रेगुलर फूड्स। तीसरा मिथ क्या है, एग्स इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। एग्स बोल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये भी एक मिथ है। एग्स आर अनडाउटेडली गुड सोर्स ऑफ हेल्थ एंड एग प्रोवाइड यू वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। इट ऑल्सो फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सो टेकिंग 1 egg डेली कॉजेज नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो लोग एग्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए 1 egg पर डे का यहाँ पे रिक्वायर्ड बताया गया है, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, ये भी एक मिथ है। द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस मिसकंसेप्शन इज दैट enzymes and their digestive juices will be diluted by drinking water while eating. It will slow down your digestion. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कई बार पानी पीने से जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो जाओगे, बट हाँ पानी कम से कम पीना चाहिए, ये चीज बताई जाती है। इन कॉन्ट्रेरी देयर इज अ साइंटिफिक फैक्ट दैट ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग इंप्रूव्स डाइजेशन। ये बोल रहा है कि डाइजेशन आपका अच्छा कर सकता है। चलो जी, डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। कई लोग ये बोलते हैं कि फिश, जो लोग फिश कंज्यूम करते हैं उसके बाद आपको मिल्क या मिल्क कंपाउंड्स या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए, नहीं तो उससे एलर्जीज हो सकती है, वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। साइंस ये बोल रहा है कि ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कम खाना चाहिए, चाहे आपको कितनी ही क्रेविंग्स हो रही हो, आपको कम से कम खाना चाहिए तो आप वेट लूज करोगे। ये भी बोल रहा है कि ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा खाने को मिलेगा या उतना ज्यादा आपको भूख लगेगी, ये बोल रहा है, ये भी एक मिथ है। Exercise burns calories which may increase your hunger. Research studies conducted in this area have not shown that individual who do exercise consume more calories. Researchers तो ये बोल रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं than those who don't exercise. So there is no truth. Okay, ये कुछ myths हैं। उसके बाद सर डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया कि एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। द बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए। तो स्पोर्ट्स पर्सन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर आता है, आप ज़्यादा उसको यूज़ करते हो, आप ज़्यादा उसको अच्छे, आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे एक अच्छी डाइट आपको रिक्वायर्ड है अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है यार। ठीक है जी, परफेक्ट है। प्री कॉम्पिटिशन डाइट, कंपटीशन से पहले क्या क्या खाना चाहिए, अच्छे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे बोला जाता है ना जिम जाने से पहले, एक गेम खेलने से पहले आप एक ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खा लो, या फिर आप बनाना कंज्यूम करो। तो इस तरीके के हेल्दी फूड्स, ये अच्छे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट। प्रोटीन फॉर मसल रिपेयर मेंटेनेंस, हेल्दी फैट्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल्स, हाइड्रेशन, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है।
न्यूट्रिएंट डेंस फूड चाहिए, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द मील 3 to 4 आवर्स बिफोर, स्पोर्ट्स के 3 से 4 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले क्या क्या खा सकते हो आप। उसके बाद फैमिलियर फूड्स, बेसिक जो आपके लिए डाइजेस्ट करना इजी हैं वो आपको खाने हैं, ओके। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, किसी भी स्पोर्ट्स से पहले ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग कंपटीशन, जब आपका स्पोर्ट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो फिर हाइड्रेशन, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी वाटर इनटेक होता रहना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लो, जैसे फ्रूट्स ले सकते हो, एनर्जी जेल्स ले सकते हो, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले सकते हो, छोटे छोटे स्नैक्स ले सकते हो, बनाना हो गया, छोटे छोटे नट्स हो गए, वो ले सकते हो। हैवी खाना नहीं खाना ड्यूरिंग कंपटीशन, ड्यूरिंग गेम आपको हैवी कुछ भी नहीं खाना है। फैमिलियर फूड्स, वही बेसिक फैमिलियर फूड्स लेने हैं, अनफैमिलियर नहीं लेने हैं। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जानता है उन्हीं फूड्स को कंज्यूम करना है, ओके। ओवर ईटिंग यहाँ भी नहीं करनी, और हाइड्रेशन चेक करते रहो, ठीक है। अच्छा ये देखो एक चीज, पे अटेंशन टू साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक डार्क यूरिन और थ्रस्ट। अगर आप अपने यूरिन का कलर चेक करोगे उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपको पानी की कमी तो नहीं है बॉडी के अंदर। तो अगर बहुत डार्क कलर का आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही डार्क कलर का आपको यूरिन दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, पानी ज़्यादा पियो। और जब भी प्यास लगे पानी पीते रहना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समर्स आ रही है तो पानी की बहुत ज़रूरत रहेगी, तो 3 से 4 लीटर पानी पीने का नियम बना लो, ठीक है। पोस्ट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के बाद अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, रिकवरी चाहिए आपको, तो अच्छी डाइट चाहिए ही चाहिए। तो क्या करना है, रिहाइड्रेट योरसेल्फ, अच्छे से जितने भी फ्यूल्स आपके लॉस्ट हुए हैं, पसीना निकला है, तो पानी तो चाहिए होगा, तो पानी पियो सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट्स लो अच्छे से ताकि आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट हो सके। प्रोटीन चाहिए आपको, हेल्दी फैट्स चाहिए आपको, बैलेंस्ड मील चाहिए 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। जितने भी फूड्स जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो भी माइक्रो भी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है आपको। एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करो ताकि आपको डाइजेशन इजी हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके साथ साथ फाइबर खाओ, सही है जी। तो ये है हमारे पास पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट्स, आपसे पूछ सकता है। 4 पॉइंट्स आप कोई भी याद रख सकते हो, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो दिस वाज इट गाइज, ये था हमारे पास एक चैप्टर। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आप अपने डाइट पे फोकस करोगे और उसको बैलेंस बनाओगे। सिर्फ थ्योरेटिकली मत पढ़ो, इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करो। आप देखोगे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है, आप ज़्यादा काम कर पा रहे हो कम समय में और आप अच्छा फील करोगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। 2-3 चैप्टर बचे हैं, खत्म कर लो फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।